दोस्तों, राम मंदिर के बाद अब बीजेपी जेनजी का मंदिर यहां पर बनाने जा रहे हैं। इनकी हरकतों को देखकर ऐसा ही लग रहा है। एक एक करके जेनजी के सामने सब लोग घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी का तो दिखाई दिया था, अब कंगना रनौत भी घुटने टेक चुकी हैं। कंगना रनौत ने रिसेंटली बोला कि जेनजी देश की धरोहर है। इसे कहते हैं फिल्म के बीचों बीच स्क्रिप्ट का बदल जाना। देखिए, जेनजी जो है हमारे देश की ताकत है और हमारे देश की एक तरह से बहुत बड़ी धरोहर है। जेनजी हमारे देश की ताकत है, हमारे देश की धरोहर है जेनजी। 28 तारीख तक दीदी को यह लगता था कि जेनजी जनरेशनल गटर है। दीदी, जनरेशनल गटर देश की धरोहर कैसे हो सकता है? प्लीज एक्सप्लेन। इनफैक्ट ये तो कुछ भी नहीं है। मोदी जी तो गेट रेडी विद मी और स्नैपचैट तक पहुंच चुके हैं, जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। बट कंगना दीदी ये सब बातें क्यों कर रही हैं? क्या इनका हृदय परिवर्तन हो चुका है? डेफिनेटली नॉट। ये सिर्फ यहां पर जेनजी को पटाने की कोशिश कर रही है अगले चुनाव के लिए। वैसे दीदी ज्यादा कोशिश मत करो, क्योंकि अगली बार मोदी जी टिकट नहीं देंगे आपको। और हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको भी जो है मोहन भागवत जी के जो हमारे लिए परम आदरणीय है और उनका जो उनकी जो विजडम कह लीजिए और उनके जो अनुभव कह लीजिए और उनको हमें भी बहुत बार सुनने का मौका मिला है। अबे, जेनजी की तारीफ करते करते मोहन भागवत की तारीफें क्यों शुरू कर दी? लेकिन दोस्तों यही रीजन है, क्योंकि मोहन भागवत पूरा एक सम्मेलन सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं जेनजी के लिए, इसीलिए ये लोग भी यहां पर तुले हुए हैं जेनजी को पटाने में। लेकिन कोशिश चाहे बीजेपी आरएसएस जितनी भी कर ले, लेकिन अगला प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसको जेनजी चाहेगा, और वो मोदी जी तो डेफिनेटली नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब एक तरफ कंगना रनौत ऐसी बहकी बातें कर रही है जेनजी को पटाने के लिए, दूसरी तरफ रूबिका लियाकत, इन्होंने अपना एक्सेंट ही चेंज कर लिया है जेनजी को लुभाने के लिए। Would you not be going to Jharkhand? Would you not be going to Jharkhand? देश के कौन से कोने में कौन सा जेनजी इस तरीके से बातें कर रहा है? एंड जेनजी होने का मतलब ये नहीं कि इस तरीके के फेक एक्सेंट में आप बातें करो। रूबिका लियाकत जेनजी जैसा कम और अनन्या पांडे जैसा ज्यादा साउंड कर रही है। अरे दीदी, अनन्या पांडे को इन्फ्लुएंस नहीं करना, वैसे भी वो डम है। Mr. दास, वहाँ धरना नहीं देंगे क्या आप? वहां धरना नहीं देंगे क्या आप? कहां पर? कौन है ये जेनजी? प्लीज मुझे मिलवाओ इन जेनजी से। Which you call? सिर्फ इसी से बात करेंगे? कहाँ गया नैतिक वो जो अंदर समझ थी आपके? अपनी एंकरिंग की जॉब बचाने के लिए क्या क्या क्रिंज प्रो मैक्स यहाँ पर करना पड़ रहा है। बट रूबिका जी, आपको बताना चाहता हूँ, इससे जेनजी खुश नहीं होंगे, इससे वो आपकी और मजाक उड़ा रहे होंगे। अब इंग्लिश का एक्सेंट तो फेक है ही रूबिका लियाकत का, साथ में हिंदी भी नहीं आती, एंड इसीलिए जॉब जानी इनकी तय है। यहाँ से इनका एक शो आता है पाठशाला नाम से, पहले सुशांत सिन्हा करते थे, एंड वहां पर इन्होंने शिक्षा लिखा एंड शिक्षा की स्पेलिंग ही गलत लिख दी। पाठशाला का टीचर ही गलत स्पेलिंग लिख रहा है यहाँ पे। शिक्षा नहीं लिखने आता है। अरे 10,000 बार बता चुकी हूँ। शिक्षा, मेरा जो क्ष है ये ऐसे आता है। मेरा क्ष ऐसे आता है। आ की मात्रा कौन लगाएगा यहाँ पे? लोग कह रहे शिक्षा कैसे लिखते हैं, लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि आपको शिक्षा लिखना नहीं आ रहा है। और ये मेरा क्ष, ये क्या होता है भाई? अब अगर सब लोग यहाँ पर मेरा क्ष मेरा म लिखने लग गए तो नॉर्मल शब्द कैसे लिखेंगे? एक तरफ ये लोग हिंदी संस्कृत को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग खुद ही हिंदी की टांग तोड़ रहे हैं। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, जिस टाइम पर ये लोग ये चोमूपना कर रहे थे, उस टाइम पर लोकसभा में कल कुछ इंपॉर्टेंट हुआ। लोकसभा के अंदर एक ऐसा बिल पास किया गया है जिसके बाद अब सरकार के पास पावर आ जाएगी यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर चार्जेस लगाने की। तालियां हो जाए। पहले 10-12 साल लोगों को यूपीआई का आदी बनाया, अब उनके यूपीआई ट्रांजैक्शन पे पैसे निकालेंगे। क्या स्ट्रैटेजी है मोदी जी की? सरकार ने जो बिल पास किया है, इसके तहत यूपीआई और दूसरे डिजिटल पेमेंट्स पर चार्जेस लगाने की लीगल परमिशन सरकार को मिल जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज से यूपीआई के ऊपर चार्ज कोई लग जाएगा, लेकिन कभी भी सरकार इसके बाद यूपीआई के ऊपर, एनईएफटी, आरटीजीएस के ऊपर चार्जेस यहां पर लगा सकती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको पूरी कहानी पता चल गई, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। आगे जो हुआ है वो और ज्यादा ब्लंडर है। लेकिन उससे पहले देश का हर आम आदमी इस टाइम पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि पैसे कमाने पर भी टैक्स, पैसे खर्चने पर भी टैक्स, हगने पर टैक्स क्यों नहीं लगा देते? वैसे अगर हगने पे लगा दिया तो पार्लियामेंट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू निकल कर आएगा। तो अब ये न्यूज बाहर आने के बाद जब बखेड़ा खड़ा हो गया, तो निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ मर्चेंट्स के ऊपर यहां पर लगाई जाएगी। बट आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्रेडिट कार्ड के मैटर में भी मर्चेंट के ऊपर ही यहां पर चार्जेस लगाए जाते हैं। लेकिन होता क्या है, मर्चेंट वो चार्जेस कस्टमर के ऊपर पास ऑन कर देता है। एंड जब भी आप किसी शोरूम में कुछ बड़ा खरीदने जाते हो तो आपको दुकानदार कहता है अगर कार्ड से पेमेंट करोगे तो 2% एक्स्ट्रा लगेगा। यहां पर भी वही होने वाला है, मुबारक हो। और अगर आपको लग रहा है कि आपको पूरी कहानी पता चल चुकी है, तो ये भी पूरी कहानी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपका दिमाग हिलाने वाला है पूरी तरीके से। काफी सारी सोर्सेस से खबरें सामने आई कि ये जो बिल लाया गया है नया वाला यूपीआई पे चार्जेस लगाने के लिए, ये ट्रंप को खुश करने के लिए किया गया है। पहले हम ऑयल को यहां पर ट्रंप के हिसाब से खरीद रहे थे, अब यूपीआई भी ट्रंप के हिसाब से यूज करेंगे। हम इंडिया है या फिर अमेरिका की कोई कॉलोनी? इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि यूएस इस चीज को लेकर काफी चिंतित था कि
कि यूपीआई और रुपए पे कोई चार्जेस नहीं होते थे एंड उसकी वजह से अमेरिकन पेमेंट सिस्टम को एक बहुत बड़ा कंपटीशन यहां पर मिल रहा था। इस वजह से मोदी जी ने ट्रंप को खुश करने के लिए एक नया बिल पास कर दिया। देश के लोगों को खुश करने के लिए बिल पास नहीं करे जाते, अमेरिका के प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए बिल पास करे जा रहे हैं यहाँ पे। और तुम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार खुले दिमाग से सोचो कि ट्रंप को खुश करने के लिए एक ऐसा बिल लाया गया है जो इंडियन टैक्स पेयर की जेब पर और ज्यादा लोड यहां पर डालने वाला है। मैं क्या बोलूं, स्पीचलेस हूं मैं। अब वैसे मोदी जी जो कि यूपीआई लेकर भी नहीं आए, फालतू में क्रेडिट लेते हैं, उसका फायदा तो यहां पर होता ही था ट्रैवलिंग के टाइम पर, क्योंकि बार बार आपको जेब से अपने कैश नहीं निकालना पड़ता था, फोन निकालते थे एंड पेमेंट हो जाती थी। लेकिन कुछ ट्रैवल देश में ऐसे भी हो रहे हैं जिनकी पेमेंट यूपीआई से नहीं हो सकती, और वो है हमारे मोदी जी के ट्रैवल्स। मोदी जी ने पिछले 5 सालों में 557 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अपने इंटरनेशनल दौरों के ऊपर। ये कैसा फकीर है जो ट्रैवल पे 550 और एड्स पे 950 खर्च कर रहा है। एंड आपको जान के झटके लगेंगे थोड़े से, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट जो है वो पिछले साल खर्च किया गया है। 180 करोड़ रुपीस 2025 में खर्च करे गए और 2026 की बात करूं तो 74 करोड़ रुपए अभी तक खर्च करे जा चुके हैं। लेकिन अगेन, अगर आपको लगता है कि पूरी कहानी पता है, तो मैं आपको भी कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपका फिर से दिमाग हिला देगा। अगर मैं इस साल के ट्रैवल्स की बात करूं तो पिछले साल से तो ऊपर जाएगा, उसकी तो टेंशन लो ही मत तुम लोग। लेकिन इस साल के 78 करोड़ में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो सबसे ज्यादा पैसे खर्च करे गए हैं नॉर्वे के ऊपर। 17.5 करोड़ रुपए नॉर्वे में खर्च करे गए एंड मोदी जी सिर्फ एक दिन के लिए नॉर्वे गए थे। एक दिन में क्या ऐसा कर दिया जो 17.5 करोड़ खर्च हो गए। अब मोदी जी ने बहुत सारे ट्रैवल किए होंगे, इन्वेस्टमेंट भी करी होंगी, लेकिन ये सबसे घटिया इन्वेस्टमेंट होगी इस टाइम पर इंडिया की, क्योंकि मोदी जी ने 17.5 करोड़ खर्च किए एक दिन में एंड बदले में ये मिला। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? 17.5 करोड़ रुपए वेस्टेज। लेकिन दोस्तों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमारा फोकस जेनजी के ऊपर है। हम जेनजी को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद सब सॉर्ट हो जाएगा, वर्ल्ड मीडिया भी सॉर्ट हो जाएगी। एंड जेनजी को पटाने के लिए अब मोदी जी गेट रेडी विद मी की बात कर रहे हैं। एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। पता है, मॉनसून सेशन के 15 डेज ऑलरेडी निकल चुके हैं। मोदी जी और अमित शाह नजर नहीं आ रहे मॉनसून सेशन में कहीं। गेट रेडी विद मी की अपील करने के लिए 2 सेकंड में सामने आ गए, धुश। अब मोदी जी ने ये वाला रील 6 तारीख को बनाया था, वही रात को 11 बजे अपलोड किया था, क्योंकि 7 तारीख को नेशनल हैंडलूम डे था एंड इसलिए मोदी जी यहाँ पर गेट रेडी विद मी के रील्स बनवा रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आज रात को मोदी जी भी एक दाग दें रील। बट मोदी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को पटाने की आप कोशिश कर रहे हो जेनजी को, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा इन रीलों से। इनफैक्ट सरकार यहां पर 2 हाथ और आगे जा चुकी है। हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग घुसेंगे। स्नैपचैट पे अब ये लोग पहुंच चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्नैपचैट पे अपना अकाउंट बनाया है जेनजी को रीच आउट करने के लिए। एंड जरा एक बार आपको दिखाना चाहता हूं कि जब इन्होंने अकाउंट बनाया तो इनके फॉलोअर्स कितने थे। सिर्फ 8 फॉलोअर। और मेरे हिसाब से 8 लोग भी पता है कौन होंगे, एक नरेंद्र मोदी, एक अमित शाह, एक एस जयशंकर और बाकी उनके बेटे और उनकी वाइफ। बट जिस हिसाब से बीजेपी आगे बढ़ रही है एंड अलग अलग एप्स पे अकाउंट बनाए जा रहे हैं, अब सिर्फ ओनली फैंस ही बचा है यहाँ पे। इतनी कोशिश करी जा रही है जेनजी को रीच आउट करने के लिए, उनसे संपर्क बनाने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। इतना टाइम अगर काम में लगाया होता ना तो ये सब ना देखने को मिलता। कल एक और न्यूज सामने आई जहां पर पता चला कि एनटीए के अपने एक्सपर्ट्स ने नीट यूजी का पेपर लीक करवाया था, और ये कोई और नहीं बल्कि सीबीआई की चार्जशीट में यहां पर बताया गया है। अब देखो, एक्चुअली में यहां पर भी कुछ बलि के बकरी बनाए जा रहे होंगे, एक्चुअल कल्प्रेट कोई और ही यहां पर होंगे, लेकिन फिर भी एनटीए के अंदर ऐसे अधिकारी बैठे हुए थे एंड लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके ऊपर। तो पहले ये सब चीजें सामने क्यों नहीं आ रही थी? इनफैक्ट एयरफोर्स का यहां पर यूज किया जा रहा था पेपर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेकिन एनटीए के अपने एक्सपर्ट्स तो वहीं पर ही थे ना, दोबारा भी पेपर लीक हो सकता था। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। एंड एक तरफ सरकार कोशिशें कर रही है, लेकिन रायता हाथ से फैल चुका है। जेनजी के बाद जेन अल्फा निकल कर आ चुके हैं एंड ये एक यूनिक टाइप का प्रोटेस्ट है। जरा देखना इसको। जयपुर के अंदर कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर्स नहीं है, क्लास में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एंड ये स्टूडेंट्स जो है ये डेफ एंड म्यूट है, मतलब बोल और सुन नहीं सकते। कमाल की बात है, स्टूडेंट्स बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया और सरकार के दलालों से ज्यादा तेज आवाज है इन लोगों की। और ये भी बताया जा रहा है कि ये बच्चे सुन नहीं सकते, लेकिन फिर भी इनसे ज्यादा बहरी हमारे देश की सरकार है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर बता रहे हैं कि टूटे फूटे टॉयलेट्स हैं, वाटर शॉर्टेज है, अनसेफ क्लासरूम्स हैं यहाँ पर, एंड ये सारी बातें बिना बोले यहाँ पर बताई जा रही है। इनफैक्ट इस प्रोटेस्ट की कवरेज यहाँ पर जयपुर विद विनायक इस नाम का अकाउंट है, ये कर रहे हैं एंड मुझे नहीं पता कौन है, मैं नहीं जानता इनको, लेकिन इनको इनका ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए। तो अगर आपको इनका कहीं पे भी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे अकाउंट दिखे तो इनको प्लीज फॉलो करना, क्योंकि ऐसे लोगों के वजह से हमारे देश में ना
अभी तक जर्नलिज्म बचा हुआ है। लेकिन अब मोदी जी क्या करेंगे, स्नैपचैट पे भी अकाउंट बना लिया अब तो। जेन जी के बाद जेन अल्फा यहां पर, और सिर्फ जयपुर नहीं बल्कि बिहार तक से जेन अल्फा के वीडियोस मैंने आपको पिछले हफ्ते दिखाए थे। इस टाइम पर ये एक मूवमेंट शुरू हो चुका है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, एंड ये अब अगले इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही रुकेगा शायद। इसी साथ जाते जाते आपको बताना चाहता हूं, कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना नेशनल टूर यहां पर अनाउंस कर दिया। सितंबर में टूर होने वाला है, एंड टूर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यहां पर है कि देश के लोगों से मिले एंड उनकी प्रॉब्लम जाने, उनके ड्रीम्स क्या है, सरकार से वो क्या चाहते हैं आने वाले टाइम में, इन बातों को जाने। अब सीजेपी कह रही है कि हम इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाले, लेकिन लोग, जनता ये चाहती है कि सीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी बने आगे चल के। वैसे आपको क्या लगता है, बनेगी या फिर नहीं बनेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना, और आपके हिसाब से अगला नंबर कौन से मंत्री का हो सकता है? वैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही यहां पर E20 के ऊपर एक कैंपेन लॉन्च कर चुके हैं, एंड गन्ने का जूस अब नहीं बिक पाएगा शायद। और जाते जाते आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको अगली वीडियो मिस ना करनी है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन दबा दो, क्योंकि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि वीडियोस को शैडो बैन करा दिया जाए, वीडियो ना पहुंचे लोगों तक, लोग अवेयर ना हो, लेकिन आप ऐसा होने नहीं दोगे।